हमारी ना मेंटलिटी है कि बैक बेंचर है तो वो होशियार नहीं होगा, यानी वो फेलियर है। हाँ वो फेलियर है। बट एआई के दौर में बच्चों के लिए शिक्षा ऑनलाइन जरूरी है या फिजिकल? दोनों ही शिक्षा जरूरी है, दोनों ही शिक्षाओं का अपना महत्व है। इमोशनल जो हमारी अटैचमेंट है फैमिली से ही यदि हम शुरू करें तो वो बच्चों को नहीं मिल पा रही। हम घर में यदि हम 4 जने हैं और एक कमरे में बैठे हैं तो 4 अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे समाज ने उन्हें कितना भी कहा कि भाई यदि नहीं है तो आप शादी कर दो, क्यों लड़की की खर्चा उठाना, लेकिन मेरे पापा का, मेरी मम्मी का एक सपना था कि जो कमी हमने झेली है वो हमारे बच्चे ना झेले। फिजिकल में वो केवल इन 4 दीवारी के अंदर जितने टीचर्स हैं उनके साथ डील करेगा। स्ट्रगल्स का आपने जिक्र किया, उसका सोल्यूशन क्या क्या निकला फिर बीच में? देखो, यदि हम ज्यादा सोचेंगे काम नहीं होगा तो काम कभी नहीं होगा। शायद उस साथ के कारण ही वो क्रिटिसिज्म झेला जा सकता है। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगी, किसी भी महिला को यदि आगे आना है तो समाज उसका साथ दे। एआई का आपने जिक्र किया, एआई से बच्चों की क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो कम तो नहीं हो रही इसमें? नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग तो एआई बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। टीचर के तौर पर आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा है, बच्चों से या खुद से? बच्चों से। कैसे? जो बच्चा आपसे पूछता है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा है ना तो एक टीचर बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत अधूरे हैं, वो चाहते थे कि उनकी बेटी लाल बत्ती में चले। मैं कभी ये नहीं सोचती कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच। करते करते हुए आपका मन गवाही दे रहा है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो, बहुत हो गया, नहीं आप ठीक कर रहे हो, आप शांत हो, तो सफलता है। हर चीज में जहां आपका मन ना करके आपसे काम करवा रहा है वहां दिक्कत है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बिरवाल और आज हमारे सेकंड पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसी शिक्षिका जुड़ी हुई हैं जो कि एज ए सोशल वर्कर भी हैं और एक क्षेत्र में अपनी भूमिका जो है बखूबी निभा रही हैं। उनका नाम है पूनम मित्तल सिंगला। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जैसे कि आज का ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी से बताएं कि आपकी जर्नी में क्या उतार चढ़ाव हुआ है, कैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, किसका सपोर्ट था, किसने नकारा, वो थोड़ा सा आप साझा करें विचार। देखिए सर, यदि मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करूं तो उस जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स रहे हैं जी। शादी से पहले की बात करूं तो एक टाइम ऐसा भी था, शायद जो परिवार के रिलेटिव्स थे उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए, जैसे बीइंग अ गर्ल, सबका ये सुझाव था कि 10वीं 11वीं हो गई है, लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन मैं अपने माता पिता का एहसान कह सकती हूँ, या उनका जो प्यार था मेरे लिए, या वो जो मुझे बनाना चाहते थे, उन्होंने सबसे ऊपर होके घर में चाहे कुछ था या कुछ नहीं था, उन्होंने मेरी पढ़ाई में, मेरे भाइयों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। चाहे समाज ने उन्हें कितना भी कहा कि भाई यदि नहीं है तो आप शादी कर दो, क्यों लड़की की खर्चा उठाना, लेकिन मेरे पापा का, मेरी मम्मी का एक सपना था कि जो कमी हमने झेली है वो हमारे बच्चे ना झेले जी। तो उन्होंने हमारी परवरिश में, हमारी पढ़ाई में हमें बहुत पढ़ाया। जहां जहां हमें पढ़ना था, जैसे जैसे करना था, उन्होंने हमारा बहुत बहुत साथ दिया जी। कहाँ तक शिक्षा पाई आपने, अगर बात करें तो? मैंने डबल मास्टर्स की है। मैं एमसीए भी हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स भी मैंने की है जी। नेट क्वालिफाई किया, एस्टेट क्वालिफाई किया, पीएचडी होल्डर हूँ मैं, पीएचडी मेरी कंप्लीट है। ओके। और लास्ट अभी 14-15 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही हूँ जी। और जो मेरी एजुकेशन थी जब मैं शादी से पहले आई, मेरी डबल मास्टर्स थी। बाकी जो मेरा एस्टेट, नेट, पीएचडी, वो सब मैंने शादी के बाद यहाँ। यानी जो माँ बाप ने, भाई ने जो पीछे किया था, आगे हस्बैंड और सास ससुर ने भी आपका सहयोग किया। हाँ, यहाँ जो मुझे सास ससुर नहीं कहूंगी, वो भी मेरे दूसरे माता पिता ही थे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब रिश्ता हुआ तो सबने ये बोला कि वहां जाके एक बार भी जिक्र नहीं करना है कि तुम्हारी इच्छा है जॉब करने की, क्योंकि शायद ये जो सफेदों की मंडी है यहाँ पर कोई भी अपने घर की बहुओं को घर से बाहर जॉब के लिए नहीं निकालता। तो घर वालों ने बड़ा समझा के मुझे भेजा था कि बेटा ठीक है आप बड़े हो, पर वहां जाकर आपने कभी जिक्र नहीं करना है कि आपकी इच्छा है जॉब करने की। लेकिन मैं यहाँ आकर इतनी धनी हुई कि मुझे जो यहाँ पर सास ससुर नहीं, मुझे माँ बाप ही मिले। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे फादर इन लॉ, मतलब पापा जी ने यहाँ खुद मतलब पूछ के, बेटा आपका कोई मन है कुछ करने का, तो उन्होंने मेरी, मतलब मुझे आगे शिक्षा के क्षेत्र में बाहर निकाल दिया। चाहे समाज ने कुछ बोला हो,
लेकिन उन्होंने कभी मतलब मुझे पूरा सपोर्ट किया। नहीं मैडम, डर भी होता है जब दूसरे घर में आते हैं शादी करके, सपने हाँ, भी होते हैं, एक डर भी होता है, पता नहीं क्या बिल्कुल होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी लगा था डर ऐसे? बिल्कुल लगा था डर, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में लड़कियों को बहुत कुछ सिखा के भेजा जाता है कि आपको ये नहीं करना, ये ऐसा करना है, ऐसे आपको रहना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। तो वो सब हमें सिखा के भेजा गया था कि आपको ऐसे ही रहना है। एक डर बिल्कुल था, लेकिन यहाँ आकर शायद वो मेरा डर ना रह के मुझे अपनापन इतना मिला कि मेरा वो डर। कितने दिन में निकल गया मैडम वो डर, अगर हम बात करें तो? वो डर तो यहाँ पर कहते हैं ना, जिस दिन आपकी शादी होके आप आते हैं, आपको हफ्ते 10 दिन में ही सब कुछ पता चल जाता है। यानी भावनाएं समझ ली थी उन सास ससुर हाँ, ने, उनको पता था कि ये हमारी बहू नहीं बेटी है। हाँ, उन्होंने कभी भी मुझे यहाँ बहू की तरह नहीं रखा, बेटी की तरह ही रखा। जी मैम, अब ये आता है कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन एक महिला के लिए एक और चीज होती है कि घर, बच्चे और स्कूल, तीनों को किस तरह से मैनेज किया फिर आपने? ये भी बहुत एक चैलेंजिंग टास्क रहा मेरे लिए, और अभी भी है, क्योंकि परिवार के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन यदि हम प्रयत्न करते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, हमें करना है, और साथ में आपके परिवार का साथ है, तो आप ये सब चीजें बखूबी कर पाते हैं। और शायद मेरे साथ मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर का, मायके से, हर जगह से मुझे इतना सपोर्ट था, तो मैं कर पाई। चाहे प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल्स की, क्योंकि आपको सबको टाइम देना है प्रॉपर। जी जी। तो उस स्ट्रगल्स का आपने जिक्र किया, उसका सोल्यूशन क्या क्या निकला फिर बीच में? देखो, यदि हम ज्यादा सोचेंगे काम नहीं होगा, तो काम कभी नहीं होगा। मुझे करना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम, कई बार हम खाली बैठे होते हैं तो शायद हम मोबाइल की रील स्क्रॉल करने में लगाते हैं। बिल्कुल, तो शायद मैंने अपना वो टाइम उस मोबाइल की रील को स्क्रॉल करने में ना लगा के उस टाइम की मैनेजमेंट इस ढंग से की कि मैं सबको अपना टाइम प्रॉपर दे पाऊं। मोबाइल की रील्स का आपने जिक्र किया, आजकल एआई का जमाना चल रहा है। एआई के दौर में बच्चों के लिए शिक्षा ऑनलाइन जरूरी है या फिजिकल? दोनों ही शिक्षा जरूरी है, दोनों ही शिक्षाओं का अपना महत्व है। यदि हम बात करें ऑफलाइन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इनरोल होते हो तो बच्चे की, कहते हैं ना, हर तरह से, मतलब चारों तरफ से उसकी वो बूस्ट होता है, ग्रोथ करता है। जी जी। यदि हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चा बहुत दूर नहीं जा सकता। मान लो अब बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा आपका फंड लगेगा, लेकिन उनकी ऐसी उन्होंने क्लासेस, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे कोविड के टाइम पर ऑक्सफोर्ड ने कितना, हार्वर्ड ने, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज देके, जो 24 आवर्स जो पर्सन फ्री था बहुत कुछ सीख सकता था। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी एक अहम भूमिका अपनी जगह रखते हैं। बच्चे की स्टडी के दौरान किस तरह का माहौल होना चाहिए? कई बार बच्चों को एक डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज को कैसे वो फिर मैनेज करें? देखो, बीइंग अ टीचर हमारे पास हर तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा ऐसा होता है कि आपके एक अक्षर या एक फॉर्मूले लिखने से वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। कई ऐसा बच्चा होता है, मीडियम बच्चा, उसको आपने 2 बार बताया और वो तीसरी बार आपको सॉल्व करके दे देगा। एक ऐसा बच्चा भी आपके पास होगा, शायद उसको वो फॉर्मूला लिखना भी ना आए, यानी बैक बेंचर। हाँ, बैक बेंचर तो हमारे बहुत होशियार होते हैं, मैं तो ये कहूंगी। कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे, आपने आइंस्टाइन की यदि आपने कहानी सुनी हो, वो भी हमारे बैक बेंचर ही रहे थे। तो हम ऐसे, ये एक हमारी ना मेंटलिटी है कि बैक बेंचर है तो वो होशियार नहीं होगा, यानी वो फेलियर है। हाँ, वो फेलियर है, बट ऐसा नहीं है। आप बच्चे के अंदर की खूबी को बाहर निकालने के लिए टीचर को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि आज की जनरेशन जेनजी है, जैसे हम बात कर रहे हैं। थोड़ी हमारी पहले वाली जनरेशन की बात करें, उनको समझाना आसान था, शायद आप कह सकते हैं 90 के दशक वालों। हाँ, उनको समझाना आसान था। इस दशक को समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। कारण क्या है मैम? ये सिर्फ कारण, यदि हम बात करें, क्योंकि इमोशनल जो हमारी अटैचमेंट है फैमिली से ही यदि हम शुरू करें तो वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। हम घर में यदि हम 4 जने हैं और एक कमरे में बैठे हैं तो 4 अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। बिल्कुल। सबसे यदि हम बात करें कि यदि हम वो मोबाइल छोड़ के घर में 1 घंटा भी आपस में बात करें, जो हमारे दौर में हम लोगों ने किया है, तो एक अंदर से इमोशन जो है वो जुड़ जाते हैं। तो उससे आपको समझना भी आसान हो जाता है, समझाना भी आसान हो जाता है।
अक्सर पेरेंट्स देखते हैं कि अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से कर देते हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, आप स्टडी कम करते हो, खेल कूद ज़्यादा करते हो। कितना सही मानते हैं, तुलना करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं तुलना होनी चाहिए। तुलना तो हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां ही बराबर नहीं हैं, तो हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर कैसे करें? वो बहुत गलत है। मैं ये तो मैं सबसे अनुरोध करूं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कई बार मुझे भी हो जाता है कि भी राघव के साथ वाले फ्रेंड के अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन मेरे बेटे के नहीं आए, कहीं एक दो नंबर कट गया। तो कई बार खुद के मन में आता है कंपैरिजन करें, लेकिन इससे बच्चा डीमोटिवेट होता है। कोचिंग सेंटर और स्कूल में क्या डिफरेंस है? आजकल की यदि हम बात करें, वैसे स्कूल और कोचिंग सेंटर में डिफरेंस बहुत माइन्यूटली रह गया है, क्योंकि जो स्कूल का जो हम है, स्कूल को तो बीट हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्कूल का काम है सर्वांगीण विकास करना, ईच एंड एवरी फील्ड में बच्चे को प्रिपेयर करना, हर जगह से ग्रोथ करना, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, चाहे आपका स्पोकन से रिलेटेड हो, चाहे आपका डांसिंग से रिलेटेड हो, या आपका पढ़ने से रिलेटेड है, वो सारे कवर करता है। ईच एंड एवरी पिरामिड पर वो काम करता है। जी, लेकिन जो यदि हम कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग जनरली एक पर्टिकुलर पिरामिड पर ही काम कर पाता है। जैसे मान लो यदि बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश पे ही फोकस करेगा, हिंदी पढ़ रहा है तो वो हिंदी पर ही फोकस करेगा। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। मतलब यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो केवल और केवल मार्क्स को बूस्ट करने के लिए बच्चों की हेल्प करते हैं। बच्चों के जो कंसेप्ट्स में कहीं फेलियर है, उस कंसेप्ट्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं उनके। क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चों के साथ स्कूल में क्लैरिटी ना आ पाए, पर ऐसा भी नहीं कहूंगी कि स्कूल में नहीं आता। लेकिन लोगों की सोच ये बन गई है कि जब तक आप कोचिंग नहीं लोगे सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि वो चीज स्कूलों में भी हो सकती है। बिल्कुल, मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं ली, मास्टर्स भी की, नेट भी क्वालिफाई किया, एसटेट भी क्वालिफाई किया, लेकिन कभी कोचिंग नहीं ली। क्योंकि आपकी सेल्फ, मैं वही आपको कह रही हूँ, आज का जनरेशन जो है वो सिर्फ भाग रहा है। सेल्फ स्टडी बहुत कम है, क्योंकि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते, वो भागते इसीलिए हैं, उन्हें चाहिए शॉर्टकट मिल जाए हमें। रट्टा प्रक्रिया भी आ जाती है उनके अंदर। रट्टा प्रक्रिया भी नहीं कह सकते, आजकल के बच्चों की स्मार्ट लर्निंग आ गई है। रट्टे लगाने वाली जनरेशन भी चली गई है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट लर्निंग करते हैं। स्मार्ट लर्निंग के कारण क्या करता है बच्चा, ये कोशिश करता है कि इसका मुझे उससे भी शॉर्टकट मिल जाए। अरे इसमें से ना ये वाला पार्ट स्किप कर दे, इसमें ये वाला भी आ जाएगा। तो मतलब बच्चा हर चीज को स्मार्ट एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। और लिखने की आदत बच्चों की चली गई है। बुक्स के साथ जो उनका एक अटैचमेंट था, हम लोगों ने जब हम पढ़ते थे तो हो सकता है एक ही सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक्स के साथ हम करते थे। और जो हमारे टीचर्स थे वो हमारे को होमवर्क देते थे, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं, हैंड राइटिंग में जो अब ये काम करके लाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन वो क्यों छूट गया, कारण क्या? सबसे बड़ा रीजन ये देखो, जब कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। एआई आया, चैट जीपीटी आया, लोगों के पास कंप्यूटर आया, तो ईज ऑफ लाइफ आ गई। बच्चों को लगा कि हम, जैसे प्रिंटर्स भी हैं, प्रिंट आउट निकाल लें, लिखने की जो आदत है वो बच्चों की छूट गई। क्योंकि जब बच्चा एक बार लिखना छोड़ देता है तो उसकी वैसे भी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये मतलब मेरा मानना नहीं, यहाँ पे आप यूट्यूब पे या कहीं भी आप गूगल पे भी आप सर्च करोगे, रिसर्च हुई है। हमारे टाइम पर जितने हम अपने दोनों हाथ से एक्टिविटी करते हैं, उतनी हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। जी बिल्कुल, उतनी ही हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करते हैं। लेकिन आजकल बच्चा लिखता नहीं है, वो नहीं लिखना उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को जीरो बनाया, यानी धूमिल कर देता, वो याददाश्त कमजोर हो जाती है। याददाश्त, अब बच्चों का दिमाग, अब जैसे मान लो बच्चों को ये बड़ा याद रहता है कि हमारे टॉप 10 क्रिकेटर कौन चल रहे हैं, है ना, टॉप 10 यूट्यूबर कौन चल रहे हैं, मूवी कौन सी ट्रेंडिंग में है। तो बच्चे का दिमाग आजकल दिशाहीन ही होता जा रहा है। जो उसको एक्चुअल में जानना चाहिए वो नहीं जानता, लेकिन उस चीज के पीछे भाग रहा है जहां सारे बच्चे भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज। एआई का आपने जिक्र किया, एआई से बच्चों की क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो कम तो नहीं हो रही इसमें? नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग तो एआई बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत टाइम लगता था। यदि हम अपने जमाने की बात करें, हमें एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल हमें सॉल्यूशन जल्दी मिलते हैं, तो आप उससे आगे भी सोच सकते हो
और आजकल तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग को अपने करिकुलम में एक्स्ट्रा करके जी, पढ़ा जी। रही हैं, ताकि बच्चों की जो थिंकिंग पावर है वो बूस्ट हो। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि बच्चों में कहीं क्या करना है ये तो सिखाया जाता है, कैसे करना है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। ये आपकी बात से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्री भी करूंगी और थोड़ा डिसएग्री भी करूंगी, न्यूट्रल मैं रहूंगी इस बात पे। जी। क्योंकि देखो, हम बीइंग अ टीचर या बीइंग अ पेरेंट, आजकल सबको ये भी पता है काम कैसे करना है और ये भी पता है क्या करना है। क्योंकि बच्चा 1 मिनट में अपने आप को स्विच करना भी जानता है। यदि उसे लगता है कि मार्केट में आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दौर है, एआई का दौर है, तो वो एआई पढ़ेगा। अब थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज कर दो, साइबर का दौर आ गया, तो बच्चा साइबर पढ़ेगा। ठीक है। और बच्चे को आजकल हर ऐसा मतलब कहीं नहीं जाना तो उसे आजकल बच्चा चैट जीपीटी से ही पूछ लेता है। आप एक और आजकल बहुत चक्कर चला हुआ है कि बच्चे किसी और से बात करना पसंद नहीं करते, चैट जीपीटी से, सीरी से बात करना पसंद करते हैं। वो हो सकता है घंटों घंटों सीरी से बात करते हो, हे सीरी हाउ आर यू, टुडे आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, टुडे आई एम फीलिंग वेरी बोर, व्हाट आई हैव टू डू। वो इस तरह से बात करना शुरू करता है और सीरी उसको इस ढंग से जवाब देती है और वो 1 घंटा 1.5 घंटा अपना उस उसी से ही बात करता है, क्योंकि उसके पास ह्यूमन बीइंग नहीं है। मैंने आपको जो फर्स्ट बोला कि हमें फैमिली से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने परिवारों में जो हम पहले, फोन को हमें रखना चाहिए दूर रख के, कि हम जैसे हम पहले हमने देखा है कि हम बचपन में सब एक जगह दरी पे बैठ गए, खेल लिए, एक साथ खाना खाया। आजकल वो दौर को दोबारा लेकर आना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे सुविधाओं का भी टोटा था, सुविधाओं की कमी थी। लेकिन अब तो सुविधाएं, घर में बिजली भी है, पहले बिजली भी कम होती थी, चली जाती थी। अब तो इन्वर्टर, सोलर, सारा सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है। जब से मोबाइल आया, जब से हमारा ताना बाना छूट गया है। तो पुराना दौर कैसे आएगा? नहीं, पुराना दौर आप देखो ना, जितने भी अब नए नए आप जगह गेम्स देख रहे हो, कहीं कहीं दोबारा से फुट्टो के गेम्स भी दोबारा खिलवाए जा रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खो खो के गेम दोबारा से खिलवाए जा रहे हैं। आप समझिए ना, हम दोबारा से क्यों पुराने ट्रेंड पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है फिजिकल एक्टिविटी से ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये एक्टिविटीज सुख सुविधाओं के साथ अब योगा दोबारा ट्रेंड पर आ रहा है। जी जी जी। मैम, सवाल आता है कि क्लासरूम में जब जेंडर इक्वालिटी सिखाते हुए, आप खुद महिला हैं, तो क्या टीचर की क्या चुनौतियां रहती हैं उसमें? ये चुनौतियां तो आजकल ऐसी है क्योंकि बच्चा पहले से स्मार्ट है। ये चुनौतियां शायद पहले आती थी कि जब टीचर खुल के बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता था। लेकिन आजकल बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो शायद आपको जेंडर इक्वालिटी को बताने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बच्चा खुद भी समझदार है, उसे पहले ही बहुत कुछ पता है। और जो हमारा आजकल सस्टेनेबल गोल का चला हुआ है, जो गोल है हमारा, उसमें एक टर्म है जहां पर जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रॉपर कंसेप्ट बनाया हुआ है। उसकी बहुत सारी आजकल सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। तो बच्चा अवेयर है इस चीज के लिए, यानी कारगर साबित हो रही है हमारी। हाँ, ये जो हमारा सस्टेनेबल गोल का आया, उसके कारण बहुत सारी चीजें हमारी पाइपलाइन में आ रही है। वो जो वाटर की हमारी जो वेस्टेज थी, अब वो भी आप देखेंगे कि लोग अवेयर हैं कि हमें वाटर टैप को चलता नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं। हंगरनेस के लिए जो हमारा चला हुआ है कि तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा चला हुआ है। जी। हाइब्रिड लर्निंग और फिजिकल क्लासरूम में क्या ये फ्यूचर है या फैशन? ये फ्यूचर है, फैशन नहीं है। कैसे? क्योंकि हाइब्रिड मोड में क्या है, बच्चा अब मैंने अभी आपको जो पहले बात बताई कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। एनईपी आया है, एनईपी ने बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी है। आप कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा, बच्चे की लर्निंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। मान लो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में से मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा हाथ है, मैथ में नहीं पढ़ना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनईपी ने कहा आप छोड़ो मैथ, मत पढ़ो आप मैथ। या हो सकता है कि आपको मैथ कहीं और से पढ़ना है, तो वो भी आपको फैसिलिटी है। एनपीटीएल के कोर्सेज आते हैं, आपको बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ कोर्सेज ऑफलाइन पढ़ा रही हैं, कुछ कोर्सेज को वो ऑनलाइन ऑफर कर रही है। यानी फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बो बना दिया फिजिकल। इससे क्या हुआ, बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है। बच्चा आप समझो इस बात को कि
फिजिकल में वो केवल इन 4 दीवारी के अंदर जितने टीचर्स हैं उनके साथ डील करेगा। जब बच्चा ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी ऑनलाइन किसी और मतलब आईआईटी का टीचर है या इंटरनेशनल किसी और यूनिवर्सिटी का टीचर है, बच्चा उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, यानी दो बातें वहां से भी सीखेगा। उसका एरिया ब्रॉड हो गया है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जरूरी नेटवर्किंग भी तो रह गई है ना। आप विदाउट नेटवर्किंग तो आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो ये हाइब्रिड मोड बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी क्रेडिट मैच कर देती है कि आप ऑनलाइन कोर्स करिए, आपने इसका कोर्स ऑप्ट किया तो वो उसको मैच कर देगी। ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज एनईपी ने हमें दे दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका ये जो मिशन है, विजन है, बहुत ही क्लियर है। और ये फ्यूचर में यदि इसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, डेवलपिंग वर्ड हमारा हट जाएगा। ओके ओके। अब सवाल आता है मैम, जैसे टीचिंग ज्वाइन करने से पहले आपने क्या सोचा था, प्रोफेशन या जॉब? जब हम एजुकेशन कर रहे थे, जब मैं अपने 10th 12th की बात करूं, तो ऐसा उस टाइम था कि हमें कल्पना चावला जी का रिसेंटली उस टाइम हुआ था कि वो स्पेसशिप में गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मन था सबका कि हम एस्ट्रोनॉट बने। मेरे साथ मेरा बड़ा मन था कि मैं भी एस्ट्रोनॉट बनूं, कल्पना चावला जैसी बनूं। लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। हमारे आसपास वो सब फैसिलिटीज नहीं थी। वो जो भी आपने हाइब्रिड की बात की ना, ये इसलिए बहुत बेनिफिट है। बच्चा कहीं भी जा सकता है, नासा, इसरो, कहीं पर बहुत जल्दी अप्रोच कर सकता है। यदि मैं आज से अपने 26 साल पहले की बात करूं, तो हमारे लिए मुश्किल था वो चीजों को अप्रोच करना। सन 2000 में वो चीजें नहीं थी, नहीं हमारे पास 2025-26 हाँ, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था अप्रोच करना उन चीजों को। तो फिर जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, मुझे किसी ने कहा कि आप एचएससी की जॉब है, एचपीएससी की, एसडीएम आईएएस ऑफिसर की तैयारी करो। लेकिन उस टाइम मन यही था, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सबसे पहला जो दिमाग में था, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। लेकिन 2006, 4, 6, 9 के आसपास बहुत क्राइसिस आया मार्केट में। हालांकि एमसीए किया, जॉब यही चैलेंज आया कि बाहर जाना पड़ेगा जॉब के लिए। तो मैंने 1 साल हिसार एनआईआईटी में जॉब की जी। फिर शादी हो गई। शादी के बाद एक बार तो लगा करियर गया, यानी चिंताएं बढ़ गई उस टाइम। चिंता बढ़ गई, क्योंकि शादी के लिए हो गया ना कि भी आपको वहां जिक्र ही नहीं करना, जॉब किया, किराया सारा पानी में हो गया, सब पानी में गया। लेकिन यहाँ आकर फिर ये लगा कि भाई कुछ करना है। जो मेरे ससुर जी थे, पापा जी थे यहाँ पर, उन्होंने पूछा बेटा, तो फिर मुझे लगा कि टीचिंग प्रोफेशन भी हमारा, क्योंकि मैंने उससे पहले इंस्टीट्यूट चलाया हुआ था, मैं जब अनमैरिड थी। तो फिर मुझे लगा हमें दोबारा से टीचिंग प्रोफेशन में ही आना, क्योंकि उससे हम फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। और यानी आज सबसे बड़ा पर्पस बन गया टीचिंग लाइन का। टीचिंग लाइन का जी। तो अब बात करते हैं कि एक महिला टीचर के तौर पर आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा है, बच्चों से या खुद से? बच्चों से। कैसे? जो बच्चा आपसे पूछता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा है ना, तो एक टीचर बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके। सबसे ज्यादा आपके लिए अहमियत आपका स्टूडेंट है। यदि वो आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, इट मीन्स आप अच्छे टीचर भी नहीं। अच्छे टीचर यानी वो सारी जानकारियां जुटा के आपसे पूछ रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है। वो टेस्ट भी, और जो उनकी क्वेरीज होती हैं वो आज के रिसेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी होती हैं। कई बार मान लो हमारे पास जवाब भी नहीं होता, कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी बच्चा पूछता है। तो इससे क्या हुआ, जो उसने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन की जानकारी टीचर जरूर लेगा। बिल्कुल। तो उससे हम तो उसको नॉलेज दे रहे हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात कहती हूँ, जितना मैं सिखा के जा रही हूँ उतना तुम भी मुझे सिखा देना। जी। यानी इससे कॉन्फिडेंस लो होता है या हाई होता है? लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि यार लो हो गया, ये तो मेरे को तो पता ही नहीं था। नहीं, ये आपकी थिंकिंग पर ही डिपेंड कर रहा है। थिंकिंग नहीं है, लोग हाँ, आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। क्योंकि टीचर्स, यदि हम ऐसा सोचेंगे हमें नहीं पता और आप अपने कॉन्फिडेंस को लॉस्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छे टीचर कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि देखो, फेलियर तो हर जगह है ना। हम हर जगह सक्सेस नहीं हो सकते। कोई भी सब्जेक्ट में आप कंप्लीटली मास्टरी नहीं कर सकते। कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जाके जहां पर आपको वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। पूनम जी, कोई ऐसी गलती जिससे आपने सुधारा हो और एक मजबूती प्राप्त की हो? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरा गुस्सा। तो उसमें सुधार हुआ बहुत। अभी रिसेंटली जब मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, अभी रिसेंटली 4 मंथ हो गए, तो उसके, क्योंकि कहते हैं ना जब तक हम पर कोई बड़ा होता है तो शायद हम शेर ही रहते हैं कि हम गलतियां करेंगे तो हमारे पास छतरी है, ऊपर छतरी है। जब यहाँ से सास ससुर का जाना हुआ और फिर सहारा, मतलब अपने मम्मी पापा लगते हैं, और अब
क्योंकि शायद मैं पापा की बहुत लाडली हूँ, अपने रही हूँ और हूँ। अब उनके जाने के बाद मुझे लगा कि चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है अब, क्योंकि अब आप, एक होता है ना कि वहां तो जाके आप अपना दो गुस्सा भी दिखा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो गुस्से में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल कह लो या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करना आ गया है। वीक हुए या मजबूत? वीक भी हुई, बहुत टूटी, लेकिन शायद अभी जो मैं यहाँ बैठी हूँ, यदि आप मुझसे अब 2 महीने पहले मिलते तो शायद मैं आपको वीक फेस में मिलती। जी, आज मजबूती आ चुकी है। मजबूती इसलिए आ चुकी है क्योंकि मुझे अपने पापा के बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। उनके आदर्श जो उन्होंने सीख दी थी, आप उस पथ पे दोबारा से बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो तो एक भगवान की देन थी भी। हाँ। जितना वो था वो एक आया है तो जाएगा हाँ ही। जी, हाँ लेकिन जी। उनके आदर्शों पे आप दोबारा से खड़े हो गए हाँ, हैं। अब मुझे ये है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने मेरे लिए सोचा है, जो उनके सपने थे, मैं उन सब सपनों को पूरा करूं। यानी अभी भी अधूरे हैं सपने बाबूजी की, अगर हम बात करें? बहुत अधूरे हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी लाल बत्ती में चले। यानी वो अभी रह गया, दिल में दबी हुई बात है ये। हाँ, जी तो उनका एक बड़ा सपना था इस बात का कि मेरी बेटी रेड लाइट में जाए। और क्योंकि मेरा कभी एम था ही नहीं कि मैं कभी एचपीएससी एचएसएससी में जाऊं, कभी नहीं था ये एम। तो कभी जिक्र नहीं हुआ भाई बेटा यूपीएससी कर लो, एचपीएससी कर लो या कुछ? एक बार जब मैं 10th में थी, मेरा सपना पूरा हो जाए। 10th में जब मैं थी तो हमारे वहाँ के एसडीएम थे, स्पीच कंपटीशन था। उन्होंने मुझे बुक्स भी भिजवाई घर और पूरे अनाउंस किया था उन्होंने हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कि भी इस बेटी को एचएसएससी की तैयारी के लिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड एचपीएससी और एचएसएससी की जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं था। ओके। तो और अभी भी नहीं है। बस अब ये है कि कोई और रास्ता होगा। तो अब विचार बनाया कि मैं ये क्रैक कर लूं? विचार, अब देखो, नेट कर लिया, स्टेट कर लिया, पीएचडी कर ली, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम ट्राई करते हैं। लेकिन अभी कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है। हो सकता है कोई और दिशा भगवान दिखाएगा, किसी और दिशा से भी हमें मिल सकता है। सपना तो अधूरा है। सपना अधूरा है, हाँ, सपना उनका अधूरा है, पर उसके लिए अभी है प्रयत्न, दिशाएं ढूंढ रही हूँ कि कैसे मैं उस सपने को साकार कर पाऊंगी। अब उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है कि टीचिंग में बर्नआउट बहुत कॉमन है। क्या कभी ऐसा फेज आया कि आप बस अब नहीं हो पाएगा? निराशा, पता है क्या है, आजकल आप गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में जब होते हैं, निराशा आती है आपको आपकी सैलरी को लेकर। सबसे बड़ी निराशा जी। मेरे ख्याल से कोई भी टीचर टीचिंग करवाने से दुखी नहीं होगा। यानी महीने की पहली तारीख को बात क्या है, जब आप गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं तो आपका सैलरी, आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहता है। सेम काम आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो ना आपको सैलरी का सबसे बड़ा इशू रहता है और बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल। तो शायद उस बर्डन के कारण ही टीचर परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और एक टाइम पर पीक करता है, यार डन, नाउ आई कांट डू दिस। ओके। वो केवल और केवल जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, वहां की जो एक्टिविटीज हैं या जो वहां का इन्वायरमेंट है, उससे परेशान होके बोल सकता है। लेकिन ये मेरा दावा है, कोई भी टीचर टीचिंग से परेशान नहीं होगा। से परेशान नहीं उसको से आप चाहे सारे दिन पढ़वा लो, वो उस बात से परेशान नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको मेंटली परेशान या मैनेजमेंट के फैसलों से कहीं ना कहीं दिक्कत, हाँ, वो वहाँ की एक्टिविटीज से ही परेशान हो सकता है। जी। वर्क प्लेस सेफ्टी और डेली स्ट्रगल्स में क्या फर्क नजर आता है? डेली स्ट्रगल, यदि आप हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन में भी और हाउस में भी, क्योंकि डेली रूटीन में आ गया हमारे वो डेली स्ट्रगल। हाँ, डेली स्ट्रगल है। आप चीजों को मैनेज करेंगे तो कोई भी चीज आपका करना मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, डेली की एक्टिविटीज तो आपकी उसी प्लान से चलेंगी जो हमारा रूटीन चल रहा है। यदि मैं घर में रहूंगी तो भी मैंने उतना ही काम करना है जितना मैं अब कर रही हूँ। और यदि मैं बाहर जाऊंगी तो वो मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा। मैंने आपको फिर वही बोला ना, या तो मैं अपना टाइम वो सो के वेस्ट करूंगी, या वो मैं 5 बजे उठ के काम या अपना 5 बजे उठ के काम करूंगी, या मैं सारे दिन ये मोबाइल या स्क्रॉल करके फेसबुक या इंस्टा की रील देख के अपने 2 या 3 घंटे वेस्ट करूंगी, जिनसे मुझे लगेगा कि मैं बहुत थक गई हूँ। महिला टीचर्स के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या हो सकता है? बेहतर सैलरी, मेंटरशिप या सोसाइटी का सपोर्ट? सोसाइटी का सपोर्ट और सैलरी तो है, क्योंकि एक लेडी को जब कोई बढ़ता है आगे, क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। तो यदि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, लेडीज, आप समझो ना, लेडीज तो घर का काम भी कर रही है,
बाहर जा रही है तो बाहर का भी कर रही बच्चे भी है, संभाल रही है, ठीक है, दोनों काम कर रही है, उसके लिए तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। यदि उसे 24 आवर काम करना है तो 24 आवर ही वो काम कर रही है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन तो जेंट्स के लिए दे देते हैं कि भाई वो बाहर काम करके आए हैं तो वो घर में अब एक गिलास पानी का भी नहीं उठाएंगे, ये रिलैक्सेशन जेंट्स के जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं बाहर गए हैं और घर पे आ गए हैं वापस, तो जेंट्स तो आराम से उड़ के लौट जाएगा और लेडीज को तो लेडीज कहेंगे चाय बना ले, हाँ काम कर। ऐसा क्यों होता है? ये जनरेशन देखो चेंज भी हो रही है। अब मैं अपने हस्बैंड की ही बात करूं, अब बहुत टाइम से बहुत चेंजेस उनमें भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शायद टाइम के साथ वो ये बात समझ पा रहे हैं कि यदि लेडीज और जेंट्स जब तक एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यदि हम बड़ी सिटीज में जाएं, वहां पर दोनों ही आप काम कर रहे हैं। यदि हम बाहर जाते हैं अमेरिका, वहां पर तो हाउसमेट्स भी नहीं है, हाँ, वो दोनों ही करने हैं, जिसको पहले जाना है वो बाद में दूसरे वाला निपटा हाँ हाँ हाँ, वो सब उनको मिलके ही करना है। तो ऐसा भी हुआ कहीं भी आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट आए हो, भाई साहब ने आपको चाय बना? बिल्कुल हुआ है, ये काम तो मेरी मदर इन लॉ ने भी किया है। मैं इस मामले में बहुत धनी रही हूँ कि मुझे यहाँ पर सास के रूप में माँ मिली। बिल्कुल सास के रूप में माँ मिली, और अब हस्बैंड भी वैसे है, सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट के कारण ही है जो मैं इन सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। सोशल एक्टिविटीज में आप जाते हैं, जैसे कई बार पहनावे को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कुछ लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, कभी ऐसा घटना कोई घटा है आपके साथ? जनरली देखो, मैं ऐसा कभी अपना पहनावा, मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना पहनावा हमेशा ठीक रखूँ। देखो मुझे भी ज्यादा शॉर्ट्स और ये सब पसंद नहीं है। हाँ, ये जींस टॉप या हम जो फॉर्मल्स हमारे हैं वो हम यूज करते हैं, क्योंकि अभी जब हम टीचिंग लाइन में हैं, कुछ मैं प्रोफेसर हूँ, कुछ अब जैसे JCI सफीदोदा ग्रिड की प्रेसिडेंट बनी हूँ, तो वहां पर फॉर्मल का चलता है, लेकिन सभ्य कपड़े ही पहने हैं हमेशा। और लोगों का काम है बोलना, उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, यही थॉट से चलती हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जब तक मैं खुद गलत नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। कंटिन्यू पथ पे चलना है अपना, बस मुझे इतना पता है कि ऊपर वाला भगवान का साथ होना चाहिए, और बाकी तो सब अपने आप भगवान संभाल लेगा। मैं कभी ये नहीं सोचती कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बचपन या पढ़ाई के दिनों में क्या ऐसा कोई पल था जिसने आपको यह तय करने पर मजबूर किया हो कि आपको कुछ और बड़ा करना है? अभी भी है। अभी मैं डे बाय डे सोचती रहती हूँ कि ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। मेरा मन है कि मैं अपना एक स्कूल खोलूँ, अपनी कॉलेज खोलूँ, अपनी यूनिवर्सिटी खोलूँ। तो ये अपना एक मन है, मन के विचार तो अच्छे होने चाहिए। जितने ऊंचे विचार होंगे शायद कभी तो वहां तक पहुंचेंगे हम। यानी 3 चीजें हम सोचेंगे, एक तो सफल कर ही लेंगे, एक सफल हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समाज की अच्छी लड़की, अच्छी बहू और अच्छी माँ वाली छवि को सफलता की राह में कितना रोड़ा अटकाया है? देखो समाज यानी में तीनों प्लेटफॉर्म पे खरा उतरना महिला के लिए एक बड़ा स्ट्रगल वाला तो होता ही है। स्ट्रगल होता है, समाज का साथ जरूरी है, लेकिन यदि आपको समाज में बहुत, देखो दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको समाज में, क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलेंगे और सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे। यदि मैं अपनी जर्नी की बात करूं, समाज में बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म भी झेला है मैंने, लेकिन बहुत सारे समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका साथ भी मैंने पाया है, और शायद उस साथ के कारण ही वो क्रिटिसिज्म झेला जा सकता है। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगी, किसी भी महिला को यदि आगे आना है तो समाज उसका साथ दे, क्योंकि घर में लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है कि घर में महिलाएं तो घर के लिए ही बनी है। लेकिन आप समझे, एक महिला बहुत अच्छी मैनेजमेंट जब घर को चला सकती है तो वो देश को भी चला सकती है। यानी हस्बैंड को चला सकती है तो देश भी चला सकती है। ये कह सकते हैं आप। ये बातें तो फिर ना लोगों का अपना अपना नजरिया बन जाता है। हाँ, लोगों का नजरिया बन जाता है। जैसे आपने, हम छोटे से कस्बे में रहते हैं, हाँ, लोग सोचते हैं कि भाई इसने तो इसको काबू कर लिया। हाँ, ये तो मैं सुनती हूँ ना जी, ये मैं सुनती हूँ। अच्छा, आप सुन चुके हैं ये चीजें? ये मैं सुनती हूँ। तो ठीक है, लोगों की अपनी सोच है, तो हम किसी की सोच बदल नहीं सकते, लेकिन शायद वक्त के साथ चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उन लोगों को भी लगेगा कि भी उनकी सोच को बदलने की जरूरत है। आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? पैसे, पद, सम्मान या कुछ और? शांति। सफलता के साथ शांति मिल जाए तो आपकी सफलता सफलता है। यदि शांति नहीं है तो फिर वो सफलता ही नहीं है। लेकिन आजकल तो अशांति ही रहती है, भागा दौड़ में चलता ही है इंसान। नहीं, भागा दौड़ी में भी आपका, देखो आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें आपके मन को सेटिस्फेक्शन है, तो आप शांत है ना, तो वही सफलता है। वही सफलता है आपके। मान लो मैं बैठी हूँ और आराम करते करते मैं सोच रही हूँ मैं ये भी कर लेती, वो
अशांति है। काम करते करते हुए आपका मन गवाही दे रहा है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो, बहुत हो गया, नहीं आप ठीक कर रहे हो, आप शांत हो, तो सफलता है। हर चीज में जहां आपका मन ना करके आपसे काम करवा रहा है वहां दिक्कत है, लेकिन आपका मन शांत है। वैसे हमें कभी भी चारों तरफ से सुख शांति नहीं मिल सकती है, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपका मन लग रहा है, वो ही सबसे बड़ी शांति है। यानी आपने परिभाषा ही चेंज कर दी। कुछ लोग पैसे और पद सम्मान के लिए भागते हैं, आप कहते हैं शांति है तो सब कुछ है। हाँ, असफलता है। अब मान लो आपने मेरी तारीफ कर दी अभी, और आप हो सकता है कल को मुझे क्रिटिसाइज भी कर दो, पॉसिबिलिटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब सफलता क्या है कि यदि मान लो मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो भी मुझे क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है और मुझे तारीफ भी मिल सकती है। वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके हमारे रिलेशन कैसे हैं या आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच कैसी है। अब आपकी सोच से यदि मुझे दिक्कत हो रही है तो वो प्रॉब्लम मेरी है, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है। ये भी समझने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यदि मुझे शांति लग रही है, ठीक है यार सोचा है, सोचने दो, मैं उसमें भी खुश हूँ। ठीक है, क्रिटिसिज्म कहते हैं ना जो जितना बदनाम हुआ उसका उतना नाम हुआ है, मैंने ये सोच लिया, यानी नाम हो रहा है। हाँ नाम हो रहा है ना। कुछ लोग गलत कह रहे हैं तो चलो एक आध तो हमारे को ठीक भी बता रहा है। हाँ, कुछ ठीक भी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ठीक है, जिंदगी है चलती रहेगी, पद भी आएंगे, कुर्सियां भी आएगी, सम्मान भी आएगा और जाएगा। लेकिन शांति आपके पास की है, वो अपनी धरोहर है, वो आपकी धरोहर है। यदि आप मेंटली आप स्ट्रोंग हो, आपका मन शांत है, विचलित भी होता है मन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार विचलित होता है। ये नहीं कहूंगी मैं बहुत शांत हूँ, मन बहुत विचलित होता है। कई बार हर चीज में प्रयास कर लिया लेकिन बंदा अंदर से दुखी हो जाता है। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो? बहुत बार। उससे उभरना भी है और आगे भी बढ़ना भी है। अब बहुत सारी चीजें हैं। हम हमेशा हारते हैं अपने परिवार से, अपने अपनों से। तो हम जब अपनों से ही धोखा खाते हैं या अपनों से ही कोई क्रिटिसिज्म झेलते हैं, वहां जाकर एक बार दुख होता है, वहीं जाकर बंदा हारता है। दुनिया से तो परवाह पड़ती नहीं ना, दुनिया के साथ रहना नहीं है, दुनिया तो अपना करेगी। रहना अपनों के साथ है, परिवार के साथ है। यदि अपने भी अपने ना रहे तो दुख है। यानी सपोर्टिंग पर्सन परिवार होता है, परिवार है। यदि परिवार आपके साथ है ना, तो सच बताऊं कोई किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई आपके बारे में क्या सोचे। यानी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। बैक अपने पास मैं है। इस मामले में जब भी तो कहती हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, पहले मेरे सास ससुर पूरा सपोर्ट कर रहे थे, पापा सपोर्ट करते थे, अब मम्मी है, मम्मी करते हैं पूरा अपना सपोर्ट। तो जब तक आपके अपने हैं, मेरे भाई हैं, जब तक सब सपोर्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी एक धरोहर है, वो आपको मजबूत कर ही देंगे आपको साथ के साथ। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फनी फेलियर मोमेंट था जो बाद में सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन गया? बहुत ये बात है 2009 की 10 की, जब हम एमसीए के लिए और एमएससी फिजिक्स, उस टाइम बड़ा दौर था कि एमएससी फिजिक्स करनी है, एमसीए करनी है। बहुत मन था कि मैं एमएससी फिजिक्स करूं। दोनों के एंट्रेंस दिए मैंने। मोबाइल थे नहीं उस टाइम। जिस दिन रिजल्ट लास्ट डेट थी एडमिशन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाने की, उसी दिन मैंने अपना रिजल्ट देखा शाम को 3 बजे। मुझे किसने बताया, एसएमएस बहुत बड़ी चीज हुआ करती कि आपका 20 रैंक आया हुआ है और एडमिशन आज की लास्ट डेट है, और आप 3 बजे के बाद कुरुक्षेत्र उस टाइम जाने के लिए बस करनी थी और वो करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा स्किप हो गया। मैं उस टाइम बहुत दर्द में हुई कि एमएससी अब तो क्या करूंगे, एमएससी फिजिक्स का रास्ता गया मेरा। जी जी, यानी मजाक भी हुआ, फेलियर भी हो गया। मतलब जीत गई थी क्योंकि पास हो गई थी, 20 रैंक था मेरा, मैं आराम से यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स करती। फिर उसके बाद देखा जाए मेरा एमसीए में ऑल इंडिया रैंक 77 आया, तो मैंने एमसीए किया। और अब एमसीए करके मुझे लग रहा है कि यार ठीक किया, सक्सेस स्टोरी बन गई कि एआई और एमएल का जमाना है, सब कम से कम उसके साथ तो है, कम से कम हमें कोई बेवकूफ तो नहीं बना सकता ना। बिल्कुल। यानी वो सक्सेस स्टोरी बन गई फेलियर होने के बाद। हाँ, यदि मैं एमएससी फिजिक्स होती तो आज मैं क्या होती पूनम। फिर लगता है यार फिर तो कंप्यूटर का भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ये भगवान की अपनी। महिलाओं की सफलता के बारे में सबसे बड़ा मिथक क्या है जिसे आप तोड़ना चाहती हैं? कि हम कर नहीं सकते। महिलाओं को लगता है हम ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारी महिलाओं को लगता है नहीं यार बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, घर में घर के काम कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे मैनेज होगा। ये सबसे बड़ा रोंग उनके लिए सोच है, रोंग जर्नी है उनकी। सोचना ही गलत है कि हम ये नहीं कर सकते। जो एक महिला कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे छोटी, जो आज की युवा पीढ़ी लड़कियां हैं हमारी, आगे सक्सेस पाना चाहती हैं,
क्योंकि उनको शादी करके दूसरे घर भी जाना है, उस परिवार को कैसे हैंडल करें, किस तरह का वो क्या संदेश, बड़ा एक मैसेज पूनम मित्तल सिंगला के द्वारा क्या रहेगा? देखिए, मैं एक सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी, हर एक महिला को पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में अपने परिवार की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वो इज्जत नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को। सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं सामने वाले की नहीं। हाँ, और बहुत सारी जगह, जैसे आजकल बहुत जगह अभियान भी चलते हैं, फैमिली छोड़ के चली जाती है लड़कियां और शादी कर लेती है। मतलब मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज के खिलाफ ही हूँ। आप हर चीज करिए, आपको पूरी फैसिलिटी आपके, हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स ने हमें वो सब नहीं दिया, लेकिन आज हर कोई पेरेंट्स अपने हर बच्चे को पूरी फ्रीडम देता है। आप कोई गलत काम ना करके समाज के साथ अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखें, क्योंकि माँ बाप से ऊपर ना कोई है, ना कोई हो सकता है, ना ही कभी कोई होगा। तो अपने माँ बाप से बाहर ना जाएं, पढ़ाई में ध्यान रखें और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप हर काम कर सकती हैं, हर क्षेत्र में आगे जा सकती हैं। आपका पैशन जो भी है, उस पैशन में आप आगे जाएं, उसके लिए अपने आप को ट्रेन करें। किसी के लिए किसी को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है, एक महिला दूसरी महिला को क्रिटिसाइज भी करती है। बिल्कुल। तो वो भी ना करे, क्योंकि आज का जो ईरा है, यदि आप सब मिलके साथ नहीं रहेंगे तो दुनिया उसका फायदा उठाएगी। जैसे अभी बहुत सारी, हमने अभी एक मूवी भी आई थी पीछे, केरला मूवी आई थी, और उसमें बहुत अच्छा मैसेज सबको दिया है। तो मैं ये जरूर कहूंगी लड़कियों से कि किसी भी गलत इमोशन में ना फंसे। पेरेंट्स से बड़ा इमोशन नहीं है। जब तक पेरेंट्स हैं तब तक ही आप महफूज हैं। आप एक सोसाइटी में अपने आप को एक, क्योंकि आपको आपसे पहले आपके माँ बाप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको वो नाम बनाना है कि पेरेंट्स को आपके नाम से जाने। तो पूनम जी, कई बार उनके सपनों को दबा दिया भी जाता है। अब सारी फैमिलीज आपकी तरह नहीं मिलेगी भी, सास ससुर आपको सपोर्ट कर दें। उनको उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए मेरा एक मैसेज ये रहेगा, संयम से काम करें, क्योंकि चेंज, नथिंग इज परमानेंट। सबसे पहली बात, चेंज इज परमानेंट। तो चेंज कभी भी आ सकता है। अब हम अपने यही सफेदों की बात करें, यदि मैं यहाँ पर, मुझे 13 साल हो गए आए, 13 साल में मैंने इतने चेंजेस देख लिए। अब लोग अपनी, जैसे मान लो मैं तो जॉब कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसी मैं उन महिलाओं को देखती हूँ जो पहले कुछ नहीं करती थी और अब वो वर्किंग भी है, आती जाती भी हैं। एक संयम के साथ अपने जो बात करें, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है बात करना। यदि आप अपने इन-लॉज से बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें बहुत प्यार से, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर हर कोई मान सकता है। यानी आपके हौसले को उड़ान मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, बस हमें थोड़ा पेशेंस। सबसे बात है, हम बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक हम अपनी इमेज अपने आप बना लेते हैं। मैंने सोच लिया कि भी मेरे सास ससुर ऐसे ही हैं, क्योंकि जब मैं आई थी 2 महीने शादी को हुए थे मेरी, मुझे सबने बोला था कि नहीं पूनम, कोई जॉब नहीं करनी, इस परिवार में कोई कमी नहीं है, बहुत संपन्न परिवार है। तो बात करने से बात बन जाती है। ओके। तो बस मेरा एक मानना है कि आप कोशिश करें। कोशिश यदि हम कर रहे हैं अच्छे मन से, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और आपके सास ससुर भी आपकी बात को समझेंगे, आपके हस्बैंड भी आपकी बात को समझेंगे। तो वो दिन दूर नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, पर सफलता 100% मिलेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।